अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आज कनाडा हाईलाइट में हम जहां कनाडा के अहम मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे और गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान पेश आने वाले अहम वाक़यात भी आपको बताएंगे, वहीं हम आपके सामने कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स भी रखेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में इस वक्त महवर और मरकज़ बना हुआ है। सबसे पहला जो आज का हमारा मौजू होगा वो इसराइल के हवाले से होगा और फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि इसराइल का ये दावा है कि हमास की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया और रॉकेट के हमले के नतीजे में जो जवाबी कार्रवाई इसराइल की जानिब से की गई उसमें गजा पर बमबारी के नतीजे में 24 फ़लस्तीनी अब तक की इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और जिसमें हमास का एक सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज भी शहीद हो चुका है। इसराइल और फ़लस्तीन के इस मामले पर जहां अरब दुनिया भी तशवीश का शिकार है, वहीं पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत की गई है और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी इस मामले को गौर व खौफ से देख रही हैं। लेकिन इसराइल की भी कोशिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, यानी इस करंट सिचुएशन को जिसमें बमबारी की कैफियत रूनुमा हुई, इसको पीस की तरफ लेके जाया जाए। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की जानिब से मज़ाहमत का सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनी अपने हक पर कायम व दायम है और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त वो सरापा एहतजाज भी हैं और मुजाहरा भी कर रहे हैं। साथ ही फ़लस्तीनियों की शहादत पर पूरी मुस्लिम दुनिया गम व गुस्से का भी शिकार है और रमज़ान मुबारक में होने वाले इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की अपनी राय शामिल है, लेकिन इसको लोग बेइंतहा मजम्मत की निगाह से देख रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के हक में पूरी दुनिया से ही सोशल मीडिया पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ तक कि तुर्की के भी सदर ने फ़लस्तीनियों के हक में बाआवाज़ बुलंद एक बरमला इजहार कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ खड़ी होने वाली कुव्वतों को भी सपोर्ट करेंगे। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब डॉक्टर साबिर अबू मरियम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर, आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला। गजा पर होने वाली हालिया ये बमबारी जो इसराइल की जानिब से की गई उसमें इसराइल अपना एक मौक़िफ़ रखता है और इस मौक़िफ़ की सूरत हाल में इसराइल अपना फेस कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में भी लोग ये जानते हैं कि गजा में किस हद तक बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन फाउंडेशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बात की है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है फ़लस्तीन की, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक संगीन नोयत का मसला पैदा हो चुका है कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर मुसलसल वहाँ पर जो है हमले किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता शब भी 20 फ़लस्तीनी जो शहीद हुए हैं उसमें से 15 जो है वो मासूम बच्चे हैं। इस हवाले से फ़लस्तीन फाउंडेशन का मौक़िफ़ जो है बहुत वाज़ेह है। हमने इसकी सख्त मज़म्मत की है और इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। लिहाजा ये एक गैर इंसानी अमल है, ये इंसानियत की तौहीन है, ये जो इंसानी और मजहबी हुकूक़ हैं ये उसकी सख्त तरीन पामाली है जो इस वक्त सहूनियों की तरफ से की जा रही है। हम इसकी हर सतह पर, हर फोरम पर सख्त मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीन फाउंडेशन ने आज पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। मरकज़ी एहतजाज जो है कराची प्रेस क्लब पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने, ख़वातीन और बच्चों ने, माओ बहनों ने और बुज़ुर्गों ने शिरकत करके इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत कर रहे हैं। डॉक्टर साबिर, ये भी बताइए कि इस वक्त आलमी दुनिया की खामोशी, जिसमें बिलखुसूस अमरीका, आलमी क़ुव्वतें, यूरोपीय यूनियन, उनको ये तमाम तर चीज़ें दिख भी रही हैं, लेकिन दिखाई देने के बावजूद वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी जनाब, बिल्कुल जो आलमी दुनिया की खामोशी है, मैं समझता हूँ कि जो मसला फ़लस्तीन है जो गुज़िश्ता 70 बरस से भी ज़ायद इस वक्त हो चुके हैं, ये आलमी दुनिया की खामोशी ही है जिसने सहूनियों को मज़ीद बढ़ावा दिया है, उनके मज़ालिम को मज़ीद तक़वियत दी है और उनकी जारियत को मज़ीद जो है उसको एक कानूनी और वो रास्ता देने की कोशिश की। आप देखें पूरा का पूरा मगरिब, कहीं पर भी किसी जानवर को नुकसान हो जाए, कहीं कुछ हो जाए या कोई बात हो जाए तो जानवरों के हकूक़ पर भी बात करता नज़र आता है मगरिब। लेकिन ये कैसी एक सोसाइटी है जो अक़वाम मगरिब हैं, ये कैसा एक मुआशरा है आलम मगरिब का, ये वेस्ट का, कि फ़लस्तीन के अंदर इंसानी हुकूक़ की बदतरीन पामाली गासिब सहूनी रियासत इसराइल करती है, लेकिन मगरिब का दोहरा मयार यहाँ पर देखने में आता है, आलमी बिरादरी का दोहरा मयार यहाँ पर देखने में आता है। ऐसा लगता है कि ये आलमी बिरादरी और मगरबी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखे। अभी भी जो इस वक्त हालिया रिसेंटली जो सूरत हाल है उसमें भी आप देखें
जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बिल्कुल खामोश है। हाँ, वहाँ के आवाम हम समझते हैं कि वो उनके अंदर एक दर्द पाया जाता है। वो अक्सर व बेशतर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे भी करते हुए नज़र आते हैं, वो अक्सर व बेशतर बात करते नज़र आते हैं। लेकिन जो ये आलमी दुनिया की खामोशी है, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर होने वाला जुल्म कहीं पर भी होने वाला जुल्म है। जो भी खामोश रहेगा, जो भी इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, भले आलमी बरादरी हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूरोपियन वर्ल्ड हो, हम समझेंगे कि इस जुल्म के अंदर, इस बर्बरियत में, इस जारियत में खामोश रहने वाले भी उसी तरह। डॉक्टर साबिर, हमेशा फ़लस्तीनियों के मामले में और उनके हक में आपकी जानिब से, आपकी फाउंडेशन की जानिब से, यानी फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से आवाज़ उठाई जाती है। आप क्या समझते हैं कि इसका मुस्तकिल हल कैसे निकल सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा मज़म्मत तो करता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई ऐसा लाएअमल आज तक वाज़े नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे फ़लस्तीनियों को कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, उनकी जान बख्शी जा सके। जिस तरीके से बमबारी और गोलाबारी होती है, मासूम बच्चे उसमें शहीद हो रहे होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा क्या सिर्फ मज़म्मत की हद तक ही रह गया? देखें जनाब, मसला फ़लस्तीन के हवाले से सबसे पहले जो एक बात है वो हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि मसला फ़लस्तीन एक ऐसा इंसानी और एक ऐसा इस्लामी मसला है कि जो फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम करने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि ये मसला इंसाफ का मसला है, जस्टिस का मसला है। ये हरगिज़ जस्टिफाइड नहीं है कि नॉन अरब्स एंड नॉन पैलेस्टीनियन ज्यूज़ जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए, उन्होंने आकर फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया और वो बैठ गए और आज वो अब फ़लस्तीन पर अपना हक़ जमाते हैं, फ़लस्तीन के मुक़द्दस मकामात की पामाली कर रहे हैं। उनका बिल्कुल ही हक़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के मसले में सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात है, जो भी बात है, कोई भी इस बारे में बात करे, पहली बात हमें ये करनी चाहिए कि मसला फ़लस्तीन दो रियासतों के माबैन अमन कायम करने का मसला नहीं, बल्कि ये इंसाफ कायम करने का मसला है। दूसरी तो रियासत ही देखें आप, जाली रियासत है, एक गासिब रियासत है जिसने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, इसराइल इज़ एन इलेजिटिमेट स्टेट, ठीक है ना, हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ अमन की बात नहीं हो सकती। पहले तो हमें ये बहुत ही क्लेरिफाई करना होगा कि ये मसला जो है वो जस्टिस से रिलेटेड है। दूसरी बात जो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक है, अक़वाम मुत्तहिदा देखें, मैं समझता हूँ कि वो अपने मिशन में, अपने हदफ में, अपने मकसद में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनाया गया, लेकिन यही अक़वाम मुत्तहिदा है जिसने फ़लस्तीन की तकसीम कर दी। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन 181 जो है वो फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया उसने 1947 में। तो यूनाइटेड नेशन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए नाकाम रही है, वहाँ वो इस मसला फ़लस्तीन हो या मसला कश्मीर हो, यहाँ इंसाफ प्रोवाइड करने में भी नाकाम रही है। लिहाजा इसका लाएअमल यही होना चाहिए कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का वतन है, फ़लस्तीन के आवाम को यह हक़ हासिल होना चाहिए, फ़लस्तीन के आवाम को यह हक़ होना चाहिए कि वो वापस फ़लस्तीन में आएँ। आने के बाद वो अपना एक रेफरेंडम करें और वो तय करें कि यहाँ पर बाद में आने वाले यहूदियों को फ़लस्तीन में रहने दिया जाए या उनको वापस भेज दिया जाए। और बाद में आने वालों को भी, जो 1948 के बाद आए हैं, उनको भी ये फ़ैसला करने का हक़ होगा कि अगर वो फ़लस्तीन की हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं तो वो रहें, बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहना चाहते तो जो जहाँ से आया है वो वहाँ चला जाए। यही सबसे अच्छा लाएअमल और यही सोल्यूशन है। और मैं समझता हूँ अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसमें सीरियस है तो उसे फ़लस्तीनियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट ऑफ रिटर्न की हिमायत करनी चाहिए। डॉक्टर साबिर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में एक इत्तेहाद और जो यकजहती होनी चाहिए फ़लस्तीन के मामले पे वो दिखाई नहीं देती। बिलखुसूस सऊदी अरब और जो सऊदी रियासतें हैं वो भी इस मामले पर बिल्कुल वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखती जिस तरीके से तुर्की ने रखा है। तो आपको क्या लगता है, ये डिप्लोमेसी है, मजबूरियां हैं, या मुस्लिम दुनिया का एक ना होना यहाँ से वाज़े होता है? जी बिल्कुल भाई, ये जो बहुत ही बदकिस्मती है हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा की कि कुछ अरब हुकूमतें जो है वो इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रही हैं, उन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। और देखें, यही बात ही बढ़ावा बनी है, इसी बात ने इसराइल को थपकी दी है कि इसराइल इस तरह की जारहाना कार्रवाइयाँ वहाँ पर कर रहा है कि क़िबला अव्वल के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये भी सब के सब शरीक जुर्म है जिन अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बर्डन है, इस वक्त जो पेन है, वो इन अरब ममालिक को लेना चाहिए कि जिन्होंने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए। इन्हें ये सोचना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इनके ये ताल्लुकात आज फ़लस्तीनियों के खून पर हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों की जान पर हो रहे हैं, उनके माल, इज़्ज़त और आबरू पर हो रहे हैं। लिहाजा ये इस तरह से इन्होंने जो ताल्लुकात कायम किए हैं, ये फ़लस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ़ है। दूसरी तरफ जो कल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने
बहुत अच्छा एक वहाँ पे जो मुज़ाहमत का जो सामना किया है, जो मुजाहरा किया, उन्होंने खुलेआम वहाँ पर जो है वो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और 100 से ज़्यादा रॉकेट इसराइली ठिकानों पर मारे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त यही इस मसले का सबसे सही सलूशन है कि इसराइल को वही ज़बान समझाई जाए जिस ज़बान को वो समझता है, क्योंकि इसराइल गुज़िश्ता 74 सालों में अब तक मोहब्बत और अमन की बात नहीं समझा है। वो ये नहीं समझा है कि उसको इस सरजमीन को छोड़ देना चाहिए। अगर इसराइल कायम करना मगरिब के लिए इतना ही अहम है तो वो इसको कहीं अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं यूरोप में कोई भी जगह दे दें इन सऊनियों को, वो जाकर अपना एक मुल्क इसराइल बना लें। हम भी उसको तस्लीम करेंगे, हम भी उससे बात करेंगे। इस सरजमीन को छोड़ देना चाहिए। अगर इसराइल कायम करना मगरिब के लिए इतना ही अहम है तो वो इसको कहीं अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं यूरोप में कोई भी जगह दे दें इन सऊनियों को, वो जाकर अपना एक मुल्क इसराइल बना लें। हम भी उसको तस्लीम करेंगे, हम भी उससे बात करेंगे। लेकिन अगर ये इसराइल फ़लस्तीन पर कायम होगा, ये इसराइल फ़लस्तीन को गस्ब करके बनाया जाएगा, तो इसको ना तो हम तस्लीम करेंगे और ना ही हम इसको इस तरह से रहने देंगे। अगर ये हमारे बच्चों को मारेंगे तो इन फ़लस्तीनी भी फिर इनके बच्चों को मारेंगे। हम फ़लस्तीन की मुज़ाहमत को भी सलाम पेश करते हैं, फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को भी सलाम पेश करते हैं और उन हुकूमतों को भी कि जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की हिमायत कर रही हैं। आप देखें, एक तरफ अरब दुनिया है जो इसराइल के साथ बैठी है, एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की हिमायत कर रहे हैं, जिसका ऐलान आज मुजाहिदीन ने अपनी वीडियो के अंदर किया है कि हमें जिन लोगों ने असला दिया है, जिन लोगों ने ये दिया है, हम उसकी हिमायत करते हैं। यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें इत्तेहाद और यकजहती कायम करनी चाहिए। फ़लस्तीन की खातिर, उन मज़लूमों की खातिर, ख़ुद क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की खातिर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखें। मैं मुतालबा करता हूँ अरब हुक्मरानों से कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के फ़ैसलों पर वो नज़रसानी करें और इस ताल्लुकात के रास्ते से पीछे हट जाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साबिर अबू मरियम हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और इस वक्त इनकी जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए जो आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की जा रही है वो सबके सामने है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल आया है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन के मामले पर ठोस इक़दाम करने से गुरेज़ा है या फिर मजबूरियों का शिकार दिखाई देती है। आज कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी जो कि वैनकूवर के हवाले से है। वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें कैरमन ग्रेवल नामी एक ऐसे शख्स को हलाक कर दिया गया है जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड गैंग से था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से था। और इस शख्स के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पुलिस की जानिब से यह मतलूब था और यह मुश्तबा शख्स जिसको हलाक किया गया है, ना सिर्फ यह बल्कि इसके गैंग के दीगर लोग भी पुलिस को मतलूब हैं। और जब वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सूरत हाल रूनुमा हुई तो इस सूरत हाल में कैरमन ग्रेवल नामी इस शख्स को जो गैंग वॉर का कारिंदा था, इसे हलाक कर दिया गया है। मजीद देखते हैं इस हवाले से रिपोर्ट। कैरमन ग्रेवल को पहले भी निशाना बनाया गया था और पुलिस ने 2017 में खबरदार किया था कि वो आवाम की हिफाजत के लिए खतरा है। RCMP ने इतवार के रोज वैनकूवर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाली हलाकत खेज फायरिंग का निशाना बनने वाले शख्स को एक तवील अरसे से गैंग के साथी की हैसियत से शनाख्त किया है, जो 3 साल से भी ज्यादा अरसे से एक गैर मामूली अवामी इंतबा का निशाना था। 28 साल कैरमन ग्रेवल को हवाई अड्डे के रवानगी टर्मिनल के बाहर 3 बजे के लगभग कई गवाहों के सामने गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पीर के रोज अफसरान ने बताया कि वो पुलिस को अच्छी तरह जानते थे और ख्याल किया जाता है कि उसकी मौत का ताल्लुक ब्रिटिश कोलंबिया के अंडरवर्ल्ड गैंग तनाज़े से है। अप्रैल के वस्त से अब तक 10 से ज्यादा अफराद को गोली मार दी गई है। RCMP असिस्टेंट जेविन मैकडोनल्ड ने कहा कि अवाम के नुमाइंदे होने के नाते आप बिलाशुबा और मुस्तहक तशवीश में मुब्तला हैं। मैं आपको मशवरा दे सकता हूं कि हम हर मुमकिन मोड़ पर इन गुंडों को निशाना बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। 58 साल साइमन चेल्फेक्स ने बताया कि उसने शीशे के पार गोलियां चलते हुए देखा जब वो टर्मिनल की खिड़की के पास बैठा हुआ था और अपने घर से व्हाइट हॉर्स जाने वाली परवाज का इंतजार कर रहा था। कनाडा हाईलाइट की आज की तीसरी स्टोरी जो कि सस्केचुवान के हवाले से है कि वहां पर इस वक्त एक रोड मैप जारी कर दिया गया है। यह रोड मैप जारी हुआ है कोविड-19 की सिचुएशन से बेहतर अंदाज में निपटने के बाद किस तरीके से रीओपनिंग होगी, तमाम तर कारोबारी मराकज या आहिस्ता आहिस्ता यानी स्केड्यूल वाइज किस तरीके से दीगर इदारे नॉर्मल रूटीन की तरफ आएंगे जिसमें स्कूल्स भी शामिल होंगे। इसी रोड मैप को तस्वुर किया जा रहा है कि अगर ओंटारियो के लिए भी यह तस्वुर किया जाए तो उन लोगों के लिए आसानी होगी
होगी जो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं, क्योंकि रोड मैप की वजह से यह आसानी जरूर हो जाती है लोगों को, या जहनी दबाव में कमी वाकई हो जाती है, उन्हें यह सोचने का मौका मिल जाता है कि हम किसी ना किसी तरीके से नॉर्मल रूटीन में वापस आएंगे। लेकिन पैदर पे लगने वाले इस लॉकडाउन और रेड जोन के बायस लोगों को जहनी दबाव का बेहद सामना है, और इसी मुश्किल की कैफियत में इस वक्त चाहे ओंटारियो हो या फिर क्यूबिक के लोग हो या फिर सस्केचुआन, हर जगह के कैनेडियंस को इस वक्त ये परेशानी है। लेकिन ये रोड मैप किस हद तक उनकी साइकी पर असरअंदाज होता है, ये वाकई एक मुस्बत पेशरफ्त है और इसे काबिल सताइश अमल कहा जा सकता है। यानी लोगों को यह आसानी होगी कि वो इस लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकें, और उनकी एक्सपेक्टेशंस रहें कि वो एक रोड मैप के जरिए आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो प्रोसीजर के जरिए ही सही लेकिन अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ेंगे। ओंटारियो के बहुत सारे लोगों की तरह एक साल से ज्यादा लॉकडाउन पाबंदियों ने रॉस स्कॉटिस्को और जैकब्सन को मुतासिर किया। मैसिसोगा से ताल्लुक रखने वाले 2 बच्चों के वालिद ने बताया कि मैं बेहद मायूसी और नाउमीदी के जज्बात के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। जैकब्सन ने बताया और तस्लीम किया कि वो एक मरात याफ्ता मकाम पर है। वो और उसकी अहलिया वबाई अमराज के जरिए किसी न किसी शक्ल में काम जारी रखे हुए हैं। ताहम उनका कहना है कि दोबारा खुलने के बारे में किसी यकीन के बगैर लॉकडाउन के अदवार उस पर मुश्किल पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को अच्छी जहनी सेहत का शिकार समझता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी अफसुर्दगी का सामना नहीं किया और मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ। उन लोगों का क्या होगा जो मेरी हालत में नहीं है, अब वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। वबाई बीमारी और महीनों लॉकडाउन ने बगैर किसी इशारे के बहुत सारे लोगों की जहनी सेहत का तजुर्बा किया है, बहुत सारे लोगों की जहनी सेहत को मुतासिर किया है। फरवरी में बरतानिया ने दोबारा खुलने के लिए एक रोड मैप की नकाब कुशाई की और पिछले हफ्ते सस्केचुआन ने 3 मंसूबों का खाका पेश किया। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगरचा ओंटारियो अब भी एक तीसरी लहर की जालिमाना हालात में है, अब भी इसी तरह के रोड मैप के लिए वक्त आ गया है जिसमें मुवाफकत पजीर और तब्दीली आ सकती है, जैसे कोविड-19 की सूरत हाल तैयार होती है, ताकि अवाम के नुमाइंदे इसको कंट्रोल करने का एहसास दिला सकें। जैकब्सन ने बताया कि उनका ख्याल है कि रोड मैप उम्मीद पैदा करेगा और मौजूदा पाबंदियों को कदरे ज्यादा बर्दाश्त करने का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ देरपा और ना खत्म होने वाला नाउमीदी का एहसास होता है जो बआसानी खत्म किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कनाडा हाईलाइट में मॉन्ट्रियल से मुताल्लिक के मॉन्ट्रियल में सेफ इंजेक्शन साइट इस्तेमाल करने वालों के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी चैलेंज का आगाज हो रहा है। मजीद इस हवाले से आपको डिटेल्स देते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल को पहुंचने वाला नुकसान कम करने वाला एक ग्रुप मंगल के रोज सूबे के कोविड-19 कर्फ्यू के कानूनी चैलेंज का आगाज कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि सेहत से मुताल्लिक ये इकदाम महफूज इंजेक्शन साइट इस्तेमाल करने वालों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मार्सियो ग्रेनियर कोहिन के वकील सैम्बल एटागोल के मुताबिक कर्फ्यू में पहले से लोगों के लिए एक इस्तिस्ना शामिल है जो बार बार महफूज इंजेक्शन साइट्स पर रहते हैं। ताहम उनका कहना है कि बहुत सारे सार्फिन 9:30 के बाद अगर रुक जाते हैं तो पुलिस को इत्तला देने से डरते हैं। एटागोल ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि लोगों को इस्तिस्ना कागजात देने का काम करें, क्योंकि वो पुलिस को देने के लिए बहुत ही तज़हीक आमेज हैं, क्योंकि हकीकत में ये उन्हें तलाशी और जब्ती के खतरे में डाल सकता है और नशावर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एटागोल ने वजाहत दी कि पुलिस को यह इस्तिस्ना कागज देना गैर कानूनी तौर पर मुनशियात के कब्जे का एतराफ है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो घर में ही रहते हैं और उनके पास साफ सामान नहीं है, नर्सों तक उनकी रसाई नहीं है, इससे ज्यादा मिकदार की तादाद में इजाफा होता है। मंगल को एटागोल 3 शहरों में नाफिज किए जाने वाले कर्फ्यू को रोकने के लिए हंगामी हुक्मनामा तलब करेंगी, जबकि सुपीरियर अदालत ने इन इकदाम को नाजायज करार देने की दरखास्त पर गौर किया। मुतासिरा शहरों में मॉन्ट्रियल और क्यूबिक सिटी भी शामिल है। एटागोल ने कहा कि उनके मौकिल सेहत से मुतालिक इकदामात के मुखालिफ नहीं हैं, वो सिर्फ पुलिस के जरिए रोकने के खौफ के बगैर महफूज इंजेक्शन वाले मकामात तक आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि कोविड-19 की सिचुएशन में कदरे बेहतरी देखने में आ रही है, हालात संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सहरा वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को जाता है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जिस तरीके से भी इस वक्त अमल जारी है उसको मजीद आसान और प्रोसीड करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया में जो आदाद शुमार है कोविड-19 के मरीजों के और केसेस के, उसमें बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है।
पीर को ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर मुस्बत खबरों की कुछ झलकियां देखने में आई। पिछले 3 दिन से नए केसेस की तादाद कम हो गई, जैसा कि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों और मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में दाखिल होने की तादाद भी कम रही। आज तक अस्पताल में 415 अफराद मौजूद थे, जिसमें आईसीयू में 150 अफराद शामिल थे। सेहत की देखभाल के निजाम में भी कोई नई वबा सामने नहीं आई। ब्रिटिश कोलंबिया में 20 लाख से ज्यादा अफराद हैं जहां वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी ने पीर को अपने ब्रीफिंग में कहा था कि मुझे लगता है कि एक हैरत अंगेज कामयाबी है। मंगल के रोज 1981 में या इससे कबल पैदा हुआ कोई भी शख्स पहला शॉट बुक करवा सकेगा। ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले 3 दिनों में मजमूई तौर पर 1759 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही 20 इजाफी अमवात भी हुई। कनाडा में कोविड-19 के 12,94,197 तस्दीक शुदा वाकयात रिपोर्ट किए गए, जिनमें 79,831 फाल समझे गए। अमवात की तादाद 24,682 रही। इस बीमारी में मुब्तला अस्पताल में 415 अफराद, जिनमें 150 अफराद की इंतहाई निगहदाश्त भी शामिल है। ब्रिटिश कोलंबिया सेहत के अहदेदारों ने पीर को ऐलान किया था कि पिछले 3 दिनों में कोविड-19 के मजीद 1759 वाकयात रिकॉर्ड हुए और इस बीमारी से 20 अफराद मौत की वादी में चले गए। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी ने जुम्मे के रोज से वबाई अमराज के बारे में सूबे की पहली ताज़ाकारी फराहम की। ऐलान किया कि 415 अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है, जिसमें 150 अफराद भी इंतहाई निगहदाश्त में हैं। सूबे भर में 6140 फाल मामलात रहे। हेनरी ने कहा कि हफ्ते के आखिर में हारने वाली जानों में 40 की दिहाई रही और 50 की दिहाई में 2 अफराद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया की तादाद तीसरी लहर की चोटी से नीचे की तरफ बढ़ती हुई ज्यादा हौसला अफजा साबित हो रही है। कनाडा हाईलाइट की अगली स्टोरी जो कि अमेरिकी रियासत कोलोराडो के हवाले से है। कोलोराडो के हवाले से हम आपको ये बताएं कि वहां पर फायरिंग का एक वाकया एक बर्थडे पार्टी में पेश आया, जिसके नतीजे में 6 अफराद के हलाक होने की इतलात आई और जिस शख्स ने ये फायरिंग की है उसने खुद को भी हलाक कर लिया। इब्तदाई तौर पर ये 2 बयानिए सामने आ रहे थे कि एक बयान ये था कि पुलिस की फायरिंग के नतीजे में वो शख्स हलाक हुआ, लेकिन अब तफ्तीश के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि उस शख्स ने खुद को हलाक कर लिया है और इस बर्थडे पार्टी में उस शख्स की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी और कहा यह जा रहा है कि इनकी आपस की कोई चपकलिश थी, जिसकी बुनियाद पर उस शख्स ने इतना एक्सट्रीमिस्ट लेवल इख्तियार किया और उस बर्थडे पार्टी में आकर उसने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए और इस शख्स ने खुद की भी जान ले ली। और इस वाक़े के बाद कोलोराडो की जो फजा है वो सोगवार हो गई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि एक्सट्रीमिज्म के इन तमाम तर वाकयात की रोकथाम के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर आइंदा के हवाले से हिकमत अमली भी बनाई जाए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने बताया कि कोलोराडो में सालगिरह की तकरीब में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग करके खुद को मारने से पहले 6 अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग कोलोराडो के स्प्रिंग्स के इलाके में हुई। मशरिक की जानिब एक मोबाइल होम पार्क में आधी रात के ठीक बाद पहुंची। पुलिस ने बताया कि कोलोराडो के इस इलाके में रिपोर्ट किया गया वाकया जहां पर अफसरान मौके पर पहुंचे तो 6 अफराद को मुर्दा पाया गया और एक शख्स शदीद जख्मी हालत में था, जिसे ढूंढने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा शूटर पार्टी में शरीक एक मुतासरा खातून का प्रेमी था, जिसमें दोस्त, कुंबे के अफराद और बच्चे भी शरीक थे। पुलिस ने मजीद कहा कि उसने खुद को गोली मारने से पहले ही अंदर जाकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि सालगिरह की तकरीब हलाक होने वाले एक फर्द के लिए थी। पड़ोसी यानिफर रेस ने बताया कि वो बहुत सी गोलियों की आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस बच्चों को जाए वकुआ से बाहर ले आई और उन्हें कम से कम एक कार में डाला गया। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चे पुरस्रार तौर पर रो रहे थे। हुक्काम का कहना है कि इन बच्चों को जिन्हें हमले में कोई चोट नहीं पहुंची थी उनके रिश्तेदारों के साथ रखा गया है। इतवार के रोज पुलिस ने शूटर या हलाक होने वालों की शनाख्त जारी नहीं की थी। हुक्काम का कहना है कि फौरी तौर पर इसका मकसद मालूम नहीं हो सका। कोलोराडो के पुलिस चीफ वेंसनेस्की ने बताया कि मेरा दिल इन कुंबे के लिए टूट गया है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया और इन बच्चों के लिए जो अपने वालिदैन को खो चुके हैं। 22 मार्च को बोल्डर सुपरमार्केट में एक बंदूक बरदार ने 10 अफराद की हलाकत के बाद की कोलोराडो की सबसे बदतरीन मास फायरिंग का वाकया है। आज कनाडा हाईलाइट में इख्तिताम पे हम आपको बताएंगे कि क्यूबिक में इस वक्त कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, क्योंकि नए नंबर ऑफ केसेस जिनकी तादाद 662 है। कदरे बेहतर ये नताइज हैं क्योंकि अब इन नंबर्स में किसी हद तक कमी ऑब्जर्व हो रही है और टोटल 6 अमवात हुई हैं और यह भी बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अब तक 3,58,796 पर पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब वो अफराद जो इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं, जेर इलाज हैं, उनकी तादाद 543 है और आईसीयू में जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल में लोग मौजूद हैं उनकी तादाद 123 है। इनमें से बेशतर की उम्रें कहा जा रहा है कि 50 साल से ज्यादा हैं। दूसरी जानिब टोटल नंबर ऑफ डेथ अब तक क्यूबिक के अंदर 10,993 हो चुकी हैं
हैं और ये एक अलार्मिंग फिगर रहा है हमेशा से। और टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन की अगर मैं आपको बात करूं तो 37,81,451 डोजेस फराहम किए गए हैं दिसंबर 2020 से लेकर अब तक। लेकिन जो मजमूई तौर पे इस माह में और गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो वैक्सीनेशन की तादाद रही है वो 63,377 डोजेस के हवाले से रही है कि ये वैक्सीनेशन सेंटर्स को फराहम किए गए हैं ताकि क्यूबिक में रहने वाले और क्यूबिक के दीगर शहरों में रहने वाले लोग अपने मुताल्लिका जगहों से अपॉइंटमेंट लेने के बाद खुद को वैक्सीनेट करवा सकें और वैक्सीनेशन का प्रोसेस ना रोकें बल्कि इसको कंटिन्यूटी में रखें ताकि वो कोविड-19 के इस वायरस से खुद को महफूज रख सकें। कोविड-19 के हवाले से क्यूबिक के ये आदाद शुमार हमने आपके सामने रखे। और अब चूंकि जो मुस्लिम्स कनाडा के अंदर मुकीम हैं, ईद उल फितर के हवाले से उन्होंने बिलखुसूस क्यूबिक और मॉन्ट्रियल में रहने वाले लोगों ने हिफाजत का एहतमाम भी करना है और ख्याल भी रखना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है और घरों के अंदर या अजीज़ो क़ारिब में या अहबाब में मिलते जुलते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके से वायरस ट्रांसफॉर्म ना हो और समाजी फासला बरकरार रह सके। आज कनाडा हाईलाइट में फिलहाल इतना ही। कनाडा और कनाडा की दीगर रियासतों के हवाले से जानने के लिए आप देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।